नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के लिए नया भू कानून लेकर हाजिर हो गए हैं। मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और इस बैठक में कई नए प्रावधान कर दिए गए हैं जमीनों की खरीद फरोख्त से संदर्भित। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि 2018 में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक महत्वपूर्ण भू कानून को मंजूरी दी थी और इसके प्रावधानों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निरस्त कर दिया है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है, मेरे साथ बने रहिए आखिर तक, मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। तो सबसे पहले आपको बताता हूं कि 2018 में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उद्योगों को बढ़ावा देने के मकसद से राज्य में भूमि खरीद फरोख्त को बढ़ावा दिया था। त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार का उस समय तर्क था कि अगर राज्य में बड़े उद्योगों को लाना है तो नया भू कानून लाना चाहिए और जो जमीनों की खरीद फरोख्त पर रोक है उसे खोल देना चाहिए और 12.5 एकड़ से ज्यादा की जमीन कोई भी बाहर से आकर व्यक्ति उत्तराखंड में खरीद सकता है। उसे उसका पर्पस बताना होता था कि वो किस उद्देश्य के लिए जमीन खरीद रहा है। उद्योग के लिए यानी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए, स्कूल कॉलेज, पर्यटन, रिजॉर्ट या किसी दूसरे प्रयोजन के लिए जमीन खरीदने की भी मंजूरी त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार ने दी थी और इसमें जिलाधिकारी को अधिकृत किया गया था सरकार की तरफ से कि वो अनुमति प्रदान कर सकता है। यह त्रिवेंद्र सिंह रावत के भू कानून के महत्वपूर्ण बिंदु थे और पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने इन दोनों चीजों को खत्म कर दिया, निरस्त कर दिया। यानी अब 12.5 एकड़ तक की जमीन कोई नहीं खरीद पाएगा। पहली बात तो सीधा सीधा ये हो गई है, इसमें और भी है वो बताऊंगा। और जिलाधिकारी के अधिकार खत्म कर दिए गए हैं, यानी जिलाधिकारी किसी को जमीन खरीदने की मंजूरी नहीं दे सकते हैं। जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को सूचना जाएगी और शासन यानी सीधा सीधा सरकार ही तय करेगी कि किसे जमीन बेची जानी है और किसे जमीन नहीं खरीदने देनी है। यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है। तो मोटा मोटी यह बात है। अब इसके अलावा भी बहुत कुछ है। बहुत कुछ यह है कि बाहर का कोई भी व्यक्ति उत्तराखंड में भूमि नहीं खरीद सकता। जब हम इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस वाक्य का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सीधा मतलब यह है कि जो नगर निकाय की सीमा है उसके बाहर जमीन, बाहर का कोई भी व्यक्ति नहीं खरीद पाएगा। यह शीशे की तरह साफ हो गया है। कृषि और बागवानी की जमीन मानी जाती है जो नगर निकाय की सीमा के बाहर होती है और उस जमीन को कोई नहीं खरीद पाएगा बाहर का व्यक्ति। हॉर्टिकल्चर और कृषि, खास तौर पर यह बात हो रही है, इस जमीन को सिर्फ 2 जिलों में छूट दी गई है। अगर किसी को बागवानी करनी है, किसी को खेती करनी है तो हरिद्वार और उधम सिंह नगर में जितनी मर्जी जमीन खरीद ले, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में वो जमीन खरीदने की इजाजत नहीं होगी। यह स्पष्ट हो गया है। चकबंदी और बंदोबस्त कराने के लिए पुष्कर सिंह धामी तैयार हो गई है। आपको बता दें कि लंबा समय हो गया है, लगभग 7 या 8 दशक हो गए हैं जब से उत्तराखंड में बंदोबस्त और चकबंदी नहीं हुई है और किसी के खेत आधे सड़क के उस पार हैं, आधे खेत सड़क के इस पार हैं। तो चकबंदी, एक साथ उनके खेत हो जाएं, अदला बदली खेतों की हो सकती है। किसी व्यक्ति के खेत अगर उस साइड है तो इस तरफ के सारे खेत उसको दे दिए जाएं, इस साइड के खेती किसी और को दे दी जाए। इससे बड़ा चक खेती का बन सकेगा और कोई बड़ा प्लान कोई भी कृषक, कोई भी ग्रामीण कर सकेगा। इसके लिए चकबंदी और बंदोबस्त करना जरूरी है और मुख्यमंत्री धामी की सरकार ने इसको मंजूरी प्रदान की है और इसकी मांग लंबे समय से हो रही थी। आपको बता दें कि जिस समय हरीश रावत की सरकार थी उन्होंने इस दिशा में काफी आगे बढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन कमेटी के अलावा वो कोई और काम नहीं कर पाए थे। कमेटी तो बना दी थी, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी थी, लेकिन उसके आगे सरकार कोई काम नहीं कर पाई। या ऐसा कह सकते हैं कि जनता ने उन्हें चुनाव में हरा दिया, उन्हें मौका नहीं मिला और त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार ने इस पर बहुत ज्यादा काम करने की कोशिश की भी, लेकिन वो कर नहीं पाए। एक ये बात, डीएम के अधिकार समाप्त कर दिए। मैंने पहले ही बता दिया कि जिलाधिकारी को बड़ी मंजूरी देने की अधिकार थे, अब वो मंजूरी डीएम नहीं दे पाएंगे। यानी सरकार से पूछकर ही हो सकता है डीएम अपनी मंजूरी देते हो, लेकिन अब ये शासन ने अपने हाथ में रख दिया, यानी जिलाधिकारी के अधिकार बहुत सीमित कर दिए हैं। और एक महत्वपूर्ण बात इस भू कानून में यह हुआ है कि ऑनलाइन मॉनिटरिंग की व्यवस्था बनाई गई है। एक पोर्टल बनेगा,
उस पोर्टल पे कौन सा बाहर का व्यक्ति आके जमीन खरीद रहा है उसकी पूरी जानकारी होगी और सरकार ऑनलाइन माध्यम से उसकी मॉनिटरिंग करेगी। एक तो यह प्रावधान किया गया है और दूसरा, हर सौदे को देखने के साथ साथ जो जिलाधिकारी हैं उसकी जिम्मेदारी तय कर दी गई है कि उनके जिले में जो भी जमीनों की खरीद फरोख्त हो रही होगी, बाहर से आके जो भी व्यक्ति जमीन खरीद रहा होगा उसका डेटा उनको भी बनाना होगा और राजस्व परिषद को और शासन को भी जिलाधिकारी अपनी सूचनाएं भेजेंगे। यानी दो तरीके से, ऑफलाइन मोड में जिलाधिकारी सूचनाएं भेजेंगे और ऑनलाइन मोड में सरकार मॉनिटरिंग करेगी। किसी माध्यम से अगर कोई सूचना छूट रही होगी तो दूसरे माध्यम से उस सूचना का मिलान किया जा सकेगा। यह इस कानून का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। शपथ पत्र देने की भी बात कही गई है कि यदि कोई बाहर का व्यक्ति आएगा और जमीन खरीद रहा होगा तो वो किस पर्पस के लिए जमीन खरीद रहा है, उसका उद्देश्य स्पष्ट होना होगा। और अगर उसका उद्देश्य स्पष्ट नहीं होगा, जब जमीन खरीद ली तो काम नहीं होगा, तो उसका शपथ पत्र होगा और सरकार उसके द्वारा खरीदी गई जमीन को वापस अपने कब्जे में ले सकती है अगर वो पर्पस पूरा नहीं कर रहा होगा। आपको बताऊं कि इस तरीके का प्रकरण अभी हाल में उत्तराखंड में आया है, अल्मोड़ा से लेकर देहरादून तक, जब जिलाधिकारियों ने अपनी अपनी जांच पड़ताल की। खासतौर से अल्मोड़ा और देहरादून का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि यहां के प्रकरण सबके सामने आ गए। अल्मोड़ा के जिलाधिकारी आलोक पांडे हैं, उन्होंने भी कई महत्वपूर्ण जो चक थे, जमीनें थी जो बाहर के लोग खरीद चुके थे और होटल बनाने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए, रिजॉर्ट बनाने के लिए वो जमीनें खरीदी गई थी, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हुआ। यानी वो जमीन वैसे ही बनी रही या उस पर 2, 4, 6 कमरे बन गए, अपने आलीशान बंगले बन गए। तो राज्य सरकार ने, आलोक कुमार पांडे ने खासतौर पर, वो जमीन अपने कब्जे में, सरकार के खाते में उसको निहित कर दिया। ठीक ऐसा ही प्रकरण देहरादून में हुआ। 750 बीघा जमीन पर फैसला अभी होना है। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देहरादून के हैं सबिन कुमार बंसल, उन्होंने इसकी पड़ताल कराई और 300 बीघा जमीन तो सरकार के खातों में निहित की जा चुकी है और अभी 750 बीघा जमीन पर जांच जारी है। एसडीएम, तहसीलदार, जो नायब तहसीलदार, पटवारी, अमीन, ये वाला जो राजस्व विभाग के लोग होते हैं वो उसकी पूरी जांच कर रहे हैं और 28 फरवरी तक उनको अपनी रिपोर्ट देनी, यानी महत्वपूर्ण फैसला देहरादून के संदर्भ में भी होना है। तो जो भी व्यक्ति जमीन खरीद रहा होगा, पर्पस पूरा नहीं होगा तो वो जमीन सरकार के खाते में निहित हो जाएगी। नए प्रावधान में पहले तो जमीन खरीदना ही मुश्किल है, अगर खरीद लिया तो उसका उद्देश्य उसे पूरा करना होगा। एक बात यहां पर बार बार आई कि अब इसका क्या फायदा होगा। कई लोग ये कहते हैं कि इसकी जितनी जमीन राज्य में थी वो सारी जमीन तो बिक चुकी है, अब क्या बचा। बचा बहुत कुछ है, उसे बचाने की आवश्यकता है और सरकार का यह है कि जो अनियंत्रित खरीद फरोख्त होती है पहाड़ों में, खासतौर पर जमीन की, ग्रामीण क्षेत्रों की जमीन की, उस पर रोक लगेगी और अनावश्यक जो जमीनों की कीमतें बढ़ जाती हैं उस बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने की कोशिश राज्य सरकार करेगी। आमतौर पर यह देखा गया है कि अनियंत्रित खरीद फरोख्त से दाम बढ़ते हैं और जो स्थानीय व्यक्ति है वो उस जमीन को नहीं खरीद पाता और राज्य सरकार का यह तर्क है कि जमीनों की खरीद फरोख्त नियंत्रित रहेगी तो स्थानीय व्यक्ति उस जमीन को खरीद पाएगा, बाहर के व्यक्ति को सौदा पत्रा नहीं करना होगा। भूमि का प्रबंधन बेहतर होगा। अगर बंदोबस्त और चकबंदी हो गई तो वो एक भूमि का प्रबंधन है। दूसरा, कौन सी जमीन किसके पास है, किस बड़ी फैक्ट्री के पास है, किस बड़े उद्योग व्यवसायी के पास है, किस जो स्कूल कॉलेज संचालन करने वाले बड़े बड़े जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उनके पास है, उसका पूरा प्रबंधन, उसकी पूरी जानकारी राज्य सरकार के पास होगी। जैसा मैंने बताया कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के जरिए सूचना जाएंगी और ऑनलाइन भी सरकार इसकी जानकारी अपने पास हासिल करेंगी, मॉनिटरिंग करेगी। ये एक बात है। कीमतों वाली बात हमने बताई दी। इससे सरकार का सीधा सीधा नियंत्रण हो जाएगा जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण अंचल है, उसकी जमीनों में। एक और महत्वपूर्ण बात, स्थानीय निकायों के अंतर्गत आने वाली जमीन खरीद पर किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता, यह हम सारे लोग जानते हैं। लेकिन अगर स्थानीय व्यक्ति के अलावा बाहर का कोई व्यक्ति जमीन खरीदता है स्थानीय निकाय के क्षेत्र में, नगर निगम, नगर पालिका के क्षेत्र में, तो उसने भी जिस पर्पस के लिए जमीन खरीदी होगी वो पर्पस भी पूरा होना जरूरी है। निगम की सीमा में अगर किसी व्यक्ति ने बड़ा चक खरीदा हो जमीन का तो उसे बताना होगा कि किसके लिए वो खरीद रहा है और उसे वो पर्पस पूरा करना होगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान है। अब इन प्रावधानों पर राज्य सरकार के तरफ से प्रवक्ता जो हैं वो अलग अलग तर्क दे रहे हैं। बीजेपी अपने तर्क दे रही है कि उनका पर्पस सॉल्व हो गया और एक मजबूत भू कानून की दिशा में वो आगे बढ़ गई।
जो कांग्रेस है, विपक्ष है, वो थोड़ा सा हमलावर है, हल्ला मचा रही है कि जब विधानसभा का सत्र चल रहा है तो कैबिनेट बैठक भी जो होती है उसकी ब्रीफिंग नहीं होनी चाहिए थी, उसके हिस्से लीक नहीं किए जाने चाहिए थे मीडिया में, और ये जो है संसदीय परंपरा का उल्लंघन है। ये बात जो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य उन्होंने उठाई है। हालांकि मैं आपको बताऊं कि जिस पार्टी की भी सरकार होती है, जब वो कोई ऐसा फैसला लेती है जिसका प्रचार करना जरूरी होता है, तो अनौपचारिक रूप से जानकारियां दी जाती रही हैं, चाहे वो एनडी तिवारी साहब की सरकार रही हो, चाहे वो विजय बहुगुणा की सरकार रही हो, चाहे वो हरीश रावत की सरकार रही हो। कांग्रेस की सरकारों ने भी इसी तरीके की परंपरा का पालन किया है। यह बात खुद जो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी जानते हैं, क्योंकि ज्यादातर सरकारों में मंत्री पद की हैसियत से उन्होंने काम किए हैं। तो विपक्ष को एक मुद्दा चाहिए, क्योंकि सरकार वाहवाही लूटने की कोशिश करेगी इस मुद्दे पर। यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर भू कानून और मूल निवास को लेकर संघर्ष समिति आंदोलन कर रही थी, चाहे वो ऋषिकेश रहा हो, देहरादून रहा हो, गैरसैंण रहा हो, टिहरी रहा हो, हल्द्वानी रहा हो, वहां पर मजबूत भू कानून को लेकर खूब आंदोलन हुए हैं, और उस आंदोलन के कारण उन्होंने एक बड़ी राजनीतिक जमीन को तैयार करने की भी कोशिश की है। अब जाहिर सी बात है, जो विपक्ष जिन मुद्दों पर आंदोलन करने की कोशिश कर रहा होता है, सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा होता है, सरकार उन मुद्दों को विपक्ष के हाथों से छीनने का पूरा प्रयास करती है, और इस मामले में भी यही हुआ। आपको बताएं कि जिस समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक कमेटी बनाई थी भू कानून के संदर्भ में, यह मुद्दा कहीं ना कहीं राजनीतिक हो गया था, और उन्होंने जब कमेटी बनाई तो यह स्पष्ट हो रहा था कि मुख्यमंत्री इस पर कोई बड़ा फैसला लेंगे, और उन्होंने इस पर एक बड़ा फैसला लिया है। अब जो औपचारिकताएं होती हैं, विधानसभा में विधेयक प्रस्तुत होगा, चर्चा होगी, चर्चा नहीं भी होगी तो भी वहां से पास हो जाएगा, जिसकी सरकार होती है वो पास करा ही ले जाती है विधेयक को। उसके बाद वो राज्यपाल की मंजूरी के लिए जाएगा, और जब ये मंजूरी मिल जाएगी उसके बाद ये मजबूत भू कानून उत्तराखंड में लागू हो जाएगा। लेकिन जब कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है तो कोई बड़ा चेक खरीदने की जो कोशिश कर रहा होगा उसे मंजूरी सरकार से लेनी होगी। तो यह माना जा सकता है कि मजबूत भू कानून एक तरीके से जब कैबिनेट ने पास कर दिया तो वो लागू हो ही गया है। उसकी जो विधिक जो आगे की प्रक्रिया होती है वो चलनी शुरू हो गई है। पहला महत्वपूर्ण चरण विधानसभा से पहले कैबिनेट ने पास कर दिया है, और बाकी के चरण अब धीरे धीरे पूरे हो जाएंगे। तो एक मजबूत भू कानून उत्तराखंड में एक तरीके से लागू हो चुका है। अब देखना यह होगा कि जो मजबूत भू कानून लागू हुआ है, क्या यह वास्तव में कारगर साबित होता है, या इसमें कुछ और कड़े प्रावधान करने की आवश्यकता भविष्य में सरकारों को पड़ती है। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।